हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्ग के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम संविधान का अगला चैप्टर करते हैं, जो है अनुच्छेद 19 तक हमने पहले कर लिया है। जिन्होंने देखा है वो जाके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और अनुच्छेद 20 से हम शुरू करेंगे। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह कानून के राज्य को दर्शाता है, क्योंकि आपको मनमाने ढंग से दंडित नहीं किया जा सकता। 20 का क्लॉज 1 है जो भूतलक्षी डांडिक विधियों से संरक्षण, और 20 का क्लॉज 2 है दोहरे दंड से संरक्षण। 20 का क्लॉज 3 है अपने ही विरुद्ध गवाही देने में संरक्षण। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 जो है ये दिखाता है आपको भूतलक्षी डांडिक विधियों से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को अतीत के कानून से दंडित किया जाएगा। उसने उस समय जो कृत्य किया है तथा उस कृत्य के लिए जो दंड निर्धारित है उस समय का वही दंड दिया जाएगा, ना कि वर्तमान समय का दंड देंगे। फौजदारी केसों में जिस समय आपने अपराध किया है उसी समय के निर्धारित दंड से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। आपके द्वारा किए गए अपराध को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कानून किए गए अपराध को अपराध न माने। यह कानून के राज्य को दर्शाता है। फिर है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि एक ही अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, प्रशासनिक व विभागीय दंड को छोड़कर। यह न्यायिक दंड की बात हो रही है, यानी कि यहाँ जो है न्यायिक दंड की बात हो रही है। 20 का क्लॉज 3 है अपने ही विरुद्ध गवाही देने में संरक्षण, यानी ट्रायल प्रक्रिया जब केस होता है तो केस में ट्रायल प्रक्रिया होती है, तो ट्रायल प्रक्रिया में अभियुक्त को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और इसमें DNA फिंगरप्रिंट आदि ले सकते हैं। फिर अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद में जो है जीवन का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में, इसे संविधान की रीढ़ कहते हैं। प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति के प्राण और देहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 1978 में मेनका गांधी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने विधि सम्यक प्रक्रिया भी देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है विधि सम्यक प्रक्रिया भी देखेगा, यानी कानून बनने की मंशा भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अनुसरण करेगा। मूल संविधान में केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही थी। विधि सम्यक प्रक्रिया बाद में 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोड़ी गई। वर्तमान में दोनों में देखेगा सुप्रीम कोर्ट, जो है वर्तमान में जो है दोनों में देखेगा सुप्रीम कोर्ट। विधि सम्यक प्रक्रिया भारत में US से लिया गया है। और AK गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं है। मेनका गांधी केस में 1978 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने से जो है यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो भी जीवन के अधिकार में आएंगे। कोर्ट ने कहा हर चीज़ की कीमत होती है या गरिमा होती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि सम्यक प्रक्रिया, इनमें अंतर देखते हैं। भारत में जापान से लिया गया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और विधि सम्यक प्रक्रिया जो है USA से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में इसमें न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती है, और विधि सम्यक प्रक्रिया में जो है प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांत पर कार्य करती है। अनुच्छेद 21 के अनुसार अधिकार को देख लेते हैं। पर्यावरण का अधिकार, MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजता का अधिकार। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वच्छ जल का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, आश्रय का अधिकार। फिर रतिनाथ केस जो है 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या को भी मौलिक अधिकार माना है। इसके बाद ज्ञान कौर केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह केस 1996 में आया। इच्छा मृत्यु, सक्रिय मृत्यु और निष्क्रिय मृत्यु, इनको देखते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन रक्षक उपकरण के सहारे जी रहा है, यानी वेंटिलेटर पर हो, तो उसके जीवन रक्षक उपकरण से हटाया जा सकता है, यानी उसके जो है जीवन रक्षक उपकरण से हटाया जा सकता है। भारत में यही जो है निष्क्रिय यानी इच्छा मृत्यु को मान्यता प्राप्त है। अरुणा सांगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया। हालांकि अरुणा सांगा को यह अधिकार नहीं मिल पाया था तथा इसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसको जो है प्राप्त करने के लिए मरीज के अभिभावक यानी माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार या दोस्त से अनुमति लेनी पड़ती है। और इसमें हाई कोर्ट जो है डॉक्टरों का एक पैनल बनाता है जो जांच करके आप अपनी रिपोर्ट में बताते हैं
कि इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए या नहीं। 3 डॉक्टरों का पैनल होता है। फिर है अनुच्छेद 21 का क्लॉज ए, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है करके तथा अनुच्छेद 45 से प्रेरित होते हुए इसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 देखते हैं। इसमें जो 21 आर्टिकल 21 में क्लॉज ए में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को जो है शिक्षा का प्रबंध करना ये बाध्यकारी है। आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया और इससे जो है इसमें पहले 6 वर्ष 14 वर्ष की आयु वालों की जो शिक्षा का प्रावधान किया गया था, इसे जो है 21A में जोड़ा गया तथा इसमें जो है 45 में आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं होगा, यानी कि जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में होता है वो इसी आर्टिकल के थ्रू होता है। इसी संशोधन के माध्यम से भाग 4A बनाकर 51A जोड़ा गया, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध अभिभावक करेंगे, ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। कुछ मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, तो इसे मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए RTE एक्ट 2009 बनाया गया। RTE एक्ट जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार, यह कानून 2009 में बनाया गया था तथा यह 2010 में पूर्णतः लागू किया गया। फिर अनुच्छेद 22 कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, यह निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध। निवारक गिरफ्तारी, इसमें सामान्य गिरफ्तारी। निवारक निरोध कानून में जो है अपराध रोकना होता है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। और दंडात्मक विरोध कानून में अपराध कर दिया है और जो है आर्टिकल 22 का क्लॉज ए और 22 का क्लॉज 2, इसमें जो है गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 और इसमें आर्टिकल 22 का क्लॉज 5। फिर है इसमें निवारक निरोध कानून में गिरफ्तारी हो सकती है, कारण जानने का अधिकार है, पक्ष रखने का अधिकार है, 3 महीने तक रख सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो सलाहकार बोर्ड की सलाह के बाद रख सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट के जज या उनके समकक्ष होते हैं सलाहकार बोर्ड में। और इसमें जो है दंडात्मक विरोध कानून में अपराध कर दिया है उसने और क्या बोलते हैं अनुच्छेद का 22 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 इसमें निर्धारित है। और गिरफ्तारी का कारण जानना, अपनी पसंद का वकील रखना, 24 के भीतर मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत करेंगे, यानी 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं हुआ। फिर आर्टिकल 22 का क्लॉज 6 में लोकहित में कारण ना बताए तो भी चलेगा, यानी कि लोकहित में अगर कारण ना बताया जाए गिरफ्तार करने का तो भी चलेगा। फिर है आर्टिकल 22 का क्लॉज 7, संसद कानून बनाकर समय सीमा तय कर सकती है। फिर है क्लॉज 3 इसका आर्टिकल 22 का, शत्रु देश के नागरिक को यह अधिकार नहीं मिलता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 यह नैतिक अधिकार है। आर्टिकल 23 का क्लॉज 1, इसमें मानव व्यापार, बेगार बलात्श्रम रोकता है। इसे लागू करने के लिए बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 कानून बनाया गया। ये कानून जो है अनुच्छेद 23 को प्रदर्शित करता है। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, यह भी आर्टिकल 23 को प्रदर्शित करता है। अपवाद इसका है 23 का क्लॉज 2, राज्य राष्ट्रीय हित में, लोकहित में, सार्वजनिक हित में पुलिस या सेना में नागरिकों से अनिवार्य सेवा ले सकती है। ऐसी सेवा को राज्य जब लोकहित करेगा तब जो है धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और लैंगिक भेदभाव हो सकता है। आर्टिकल 24 देखते हैं, बाल श्रम पर निषेध, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक नियोजन, कारखानों, खदानों, अन्य स्थल पर कार्य नहीं कराया जाएगा। इसे लागू कराने के लिए बाल श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम इत्यादि कानून बनाए गए। बाल श्रम अधिनियम 1986 में आया। कैलाश सत्यार्थी ने अपने बचपन बचाओ आंदोलन से बहुत से बच्चों को बचाया, ऐसी खतरनाक जगहों पर कार्य करने वाले बच्चों को मुक्त कराया, जिसके कारण इन्हें 2014 में नोबेल का शांति का पुरस्कार सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से। घरेलू उद्म मनोरंजन इसके अपवाद हैं। ऐसी जगहों पर RTE को ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जा सकता है। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर 14 से 18 वर्ष के बच्चों से भी कार्य नहीं कराया जा सकता। ये विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक, क्योंकि संवैधानिक के बल
चौवर जो है यानी कि संवैधानिक केवल जो है 14 वर्ष से कम वर्ष की आयु वाले बच्चों को बताता है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का खतरनाक स्थलों पर कार्य न करना विधिक अधिकार है। फिर है आर्टिकल 25 से 28। इस आर्टिकल में भारत का पंथ निरपेक्षता का गुण इन 3 अनुच्छेदों में झलकता है। आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 का क्लॉज 1, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म के अनुसरण आचरण करने की स्वतंत्रता है और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, यानी धर्म का जो है प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। फिर है फादर स्टेनस्टॉलिस केस 1977। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 को परिभाषित करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन धर्मांतरण को जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन यह जबरन नहीं कराया जा सकता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रचार का अर्थ यह नहीं है कि धर्म के लाभ बताए जाएं। नियोगी समिति ने लालच भय से धर्मांतरण करवाना दंडनीय है। इस तरह कई राज्यों में यह दंडनीय है, ओडिशा आदि में। फिर आर्टिकल 25 की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। आर्टिकल 25 का क्लॉज 2, धार्मिक स्वतंत्रता पर निम्न आधार पर युक्त निर्बंधन है: लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर, यानी कि इन सभी आधार पर राज्य सरकार धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है। आर्टिकल 25 के 2 स्पष्टीकरण हैं: सिखों को कुर्बान रखने की छूट 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत है, धार्मिक स्वतंत्रता में आता है, और हिंदू सिख जैन बुद्ध ये तीनों हिंदू धर्म में समाहित होंगे। सिख जैन और बुद्ध ये सब हिंदू धर्म में समाहित होंगे। आर्टिकल 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक समूह निम्न कार्य कर सकता है: धार्मिक कार्य के प्रायोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक कार्य के लिए संपत्ति का अर्जन या प्रबंधन कर सकती है, धार्मिक संपत्ति पर विधि अनुसार प्रशासन का अधिकार होगा, राज्य धर्म के अनिवार्य पक्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन सामाजिक पक्षों में हस्तक्षेप करेगा। धार्मिक समुदाय समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह जो इनकी सामान्य जीवन पद्धति आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हो। समूह का संगठन वाला ढांचा होना चाहिए, समूह का विशिष्ट नाम होना चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो उसे हम धार्मिक समुदाय मान सकते हैं। आर्टिकल 26 पर युक्त निर्बंधन निम्न आधार पर लगा सकते हैं: लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर। आर्टिकल 27 है, राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसका उपयोग विशेष धर्म के पोषण उन्नत के लिए किया जाएगा। राजकीय धन का प्रयोग किसी धर्म विशेष की उन्नत के लिए नहीं किया जाएगा, जबकि सभी धर्मों के समान रूप में वितरण होगा। यानी कि आप किसी एक धर्म को जो है विशेष लाभ नहीं दे सकते, सभी को बराबर बटेगा जो भी बटेगा। आर्टिकल 28 है, क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा संभव है या नहीं, यहाँ देख सकते हैं। राज्य द्वारा पूर्ण वित्त पोषित है अगर शिक्षण संस्थान, तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका प्रबंधन स्थापना जो है इष्ट द्वारा हो लेकिन राज्य वित्तीय सहायता देता हो, तो इसमें दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। अन्य जो है धार्मिक विद्यालय हैं, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। निजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। संस्कृति हमारे जीवन जीने की शैली को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का अर्थ है पहनावा, खान पान। एक से अधिक लोग जब समान कार्य में करें या समान कार्य करें तो वह संस्कृति कहलाती है। फिर है आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण। इसमें आर्टिकल 29 का क्लॉज 1, नागरिक के प्रत्येक अनुभाग, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी कोई विशेष लिपि, भाषा, संस्कृति हो उसे जो है बनाए रखने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 है, राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, भाषा के आधार पर राज्य के द्वारा संचालित विद्यालय में प्रवेश के लिए नहीं रोकेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। कैसा लगा आपका वीडियो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।